गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का 7th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस मीन्स जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत 7 नंबर का चैप्टर है जैविक प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे पोषण के बारे में। इस पोषण में हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि पोषण क्या होता है। पोषण, अगर मैं आपसे पूछूं कि पोषण आपको कैसे मिलता है तो आप क्या कहेंगे? हमें पोषण खाना खाने से मिलता है ना, मतलब भोजन से मिलता है। जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो जब उन्हें शरीर के अंदर लिया जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उन भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है और इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है। तो इस प्रक्रिया में भोजन के जो जो अवयव भाग लेते हैं, तो भोजन के जो मुख्य अवयव होते हैं, जो हम रोज दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, उसमें भोजन के जो मुख्य अवयव होते हैं वो होते हैं मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, है ना, वसा, प्रोटीन, ये होते हैं भोजन के अवयव। मुख्य रूप से ये 3 अवयव भोजन के अवयवों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जब इन्हीं अवयवों का अपघटन होता है ना, ब्रेकडाउन होता है, तो इसके फलस्वरूप हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और पोषण मिलता है। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत या पाचन के अंतर्गत इन्हीं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अपघटन किस प्रकार से होता है इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो इन भोज्य पदार्थों को जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के रूप में हम ग्रहण करते हैं उसी फॉर्म में हमारे शरीर में कोशिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती। इसीलिए इन भोजन के अवयवों को उनके सरल अवयवों के रूप में पाचन के माध्यम से तोड़ा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हम स्टार्च ले लेते हैं जो ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ होता है। वसा जो होता है वो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना हुआ होता है। वैसे ही प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इन्हीं के सरल अवयवों में पाचन के माध्यम से तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है पाचन की प्रक्रिया। ठीक है, तो पाचन क्या होता है? पाचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन के बड़े अणुओं को भोजन के छोटे एवं सरल अणुओं के रूप में तोड़ा जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पाचन की प्रक्रिया। और इस पाचन की प्रक्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उन्हें कहा जाता है पाचन अंग। ये पाचन अंग आपस में मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है पाचन तंत्र। तो हम इसी पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये पाचन तंत्र क्या होता है और किस प्रकार से होता है। पाचन तंत्र जो है वो मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। पहली होती है आहार नलिका, पहली होती है आहार नली और दूसरी होती है पाचक ग्रंथि। आहार नली को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल, पाचक ग्रंथियों को कहा जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हमारा पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है, पहली आहार नली और दूसरी होती है पाचक ग्रंथि। तो आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये आहार नली क्या होती है। आहार नली,
देखिए, आहार नली वास्तव में, ये देखिए, ये है हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे आहार नली क्या होती है। मुख से लेकर के एनस तक या गुदा द्वार तक की एक लंबी नलिका पाई जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये नलिका ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, इस प्रकार से होते हुए भोजन यहाँ से एनस से बाहर निकलेगा। तो इस मुख से लेकर के एनस तक की जो लंबी नलिका होती है वो होती है आहार नली। और ये आजू बाजू जो आप अंग देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का, ये इसके बाहर, ये इसके बाहर, तो ये जो ग्रंथियां हैं वो पाचक ग्रंथियां कहलाएंगी। ये आहार नलिका का भाग नहीं होती हैं। अगर आहार नलिका पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मुख से लेकर एनस तक की जो लंबी नलिका होती है उसे हम आहार नली कहते हैं। मतलब आहार नली क्या हो गई, माउथ से एनस तक की, एनस मतलब गुदा द्वार तक की जो लंबी नलिका होती है उसे आहार नलिका कहा जाता है। अब इस माउथ से लेकर एनस तक जो जो पार्ट्स आते हैं, हमारा भोजन कहाँ कहाँ से होकर के जाता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा जो भोजन होता है वो माउथ या मुंह में जाता है। मुंह मतलब जो हमारे होठों से बनी संरचना होती है उसे मुख कहा जाता है ना। मुख के बाद हमारा भोजन जाता है मुख गुहा में। मुख गुहा, ये एक एरो है, इसे मतलब एक लिंक है एक दूसरे से इसका सीक्वेंस याद रखेंगे कि भोजन कहाँ कहाँ से होकर के जाता है। माउथ, मुख, मुख गुहा, उसके बाद जाता है भोजन ग्रसनी में। हम इन सभी संरचनाओं का अभी एक एक करके अध्ययन करेंगे। ग्रसनी के बाद हमारा भोजन जाता है ग्रास नली में। ठीक है, ग्रास नली से हमारा भोजन जाता है अमाशय में। अमाशय से भोजन जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में। ये है पूरा सीक्वेंस। मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, और फिर अंत में एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आहार नलिका का पहला भाग जो है मुख या माउथ। माउथ क्या होता है? माउथ हमारे अग्र शरीर के अग्र भाग में दोनों होठों के बीच ये जो संरचना होती है उसे मुख कहा जाता है। मुख के माध्यम से भोजन को ग्रहण किया जाता है। उसके बाद भोजन अब जाता है कहाँ? मुख गुहा में, जिसे बक्कल कैविटी कहा जाता है। मुख गुहा को क्या कहा जाता है? बक्कल कैविटी। तो ये जो मुख गुहा होती है, मुख गुहा में हम अपने मुंह के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं देखते हैं। देखिए, मुख के अंदर पाए जाते हैं दांत। ठीक है, ये दांत हमारे मुख के अंदर 32 की संख्या में पाए जाते हैं। ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचवर्णक, और चौथा होता है चवर्णक। मतलब ये होते हैं इंसाइजर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर, इसको बोलते हैं कैनाइन, इसको बोलते हैं प्री मोलर, इसको बोलते हैं मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, लेकिन संख्या में कितने होते हैं? ये 32 की संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे मुख के अंदर पाई जाती है ग्रंथि, जिसे कहा जाता है लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि कहा जाता है। इस लार ग्रंथि से जो पदार्थ स्रावित होता है उसे कहा जाता है लार।
लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले पदार्थ को लार कहा जाता है। अब इस लार में इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, इस लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम, पहला होता है टाइलिन एंजाइम और दूसरा होता है लाइसोजाइम एंजाइम। 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पहला टाइलिन एंजाइम, दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम। ये दोनों एंजाइम हैं जो लार में पाए जाते हैं। इनका क्या कार्य है, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा मुख है, ये जो अंदर गुहा है उसे मुख गुहा कहेंगे, ठीक है। ये है मुख, ठीक है। ये है हमारी मुख गुहा, बक्कल कैविटी, और ये है हमारी लार ग्रंथि। तो इस लार ग्रंथि से जो पदार्थ स्रावित होता है उसे लार कहा जाता है। ये लार या थूक, जैसे जिसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, इस लार में एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें से पहले एंजाइम का नाम होता है टाइलिन एंजाइम और दूसरा एंजाइम का नाम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। तो आइए हम देखते हैं टाइलिन एंजाइम क्या कार्य करता है। ये टाइलिन एंजाइम हमारे भोजन में उपस्थित स्टार्च को ग्लूकोज के रूप में तोड़ता है। क्योंकि ग्लूकोज से ही मिलकर स्टार्च बना हुआ होता है, और पाचन का क्या कार्य होता है, भोजन के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल के रूप में तोड़ना, मतलब स्टार्च को ग्लूकोज के रूप में तोड़ा जाता है। तो जब भी पूछा जाए कि पाचन की प्रक्रिया हमारे पाचन तंत्र में कहाँ से शुरू होती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पाचन की प्रक्रिया हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही हम भोजन खाते हैं तो भोजन को लेने के पश्चात हमारे मुख में मुख की लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम हमारे भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च को ग्लूकोज के रूप में तोड़ देता है। उसके बाद दूसरा एंजाइम जो होता है वो होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम जो हम भोजन करते हैं उसके साथ साथ हमारे भोजन के साथ साथ कुछ कीटाणु या बैक्टीरिया, कुछ सूक्ष्म जीव भी प्रवेश कर जाते होंगे, है ना। तो इन कीटाणुओं को मारने का कार्य जो होता है लाइसोजाइम एंजाइम के माध्यम से किया जाता है, मतलब कीटाणु नाशक का कार्य किया जाता है लाइसोजाइम के माध्यम से। लाइसोजाइम एक एंजाइम है, टाइलिन भी एक एंजाइम है। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज के रूप में तोड़ता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने का कार्य करता है टाइलिन एंजाइम। लाइसोजाइम कीटाणु नाशक के रूप में कार्य करता है। उसके बाद अब हमारा भोजन जाता है कहाँ पे, ग्रसनी में। ग्रसनी, ठीक है, हमारा भोजन जाता है ग्रसनी में। तो ग्रसनी में क्या होता है, ग्रसनी क्या होती है, लगभग 10 से लेकर 14 सेंटीमीटर की लंबाई की एक नलिका होती है। ये देख रहे हैं आप, ये मुख गुहा। उसके बाद ये वाला जो भाग होता है इसे कहा जाता है ग्रसनी। तो ग्रसनी जो होती है ये 10 से लेकर 14 सेंटीमीटर लंबाई की एक नलिका होती है। ये एक ऐसी नलिका होती है जहाँ पर भोजन मार्ग और वायु मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मतलब यहाँ पे वायु मार्ग और भोजन मार्ग क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। देखिए कैसे, ये है हमारी ग्रसनी, ये है हमारी नासिका। तो नाक से जो हवा जाएगी वो भी यहीं से जाती है, और मुख से जो भोजन लिया जाएगा वो भी इसी मार्ग से होकर के जाता है। तो ये जो हमारी ये एक ग्रसनी के क्षेत्र में आने के बाद यहाँ से 2 मार्ग बन जाते हैं। एक मार्ग हमारी वायु नली की तरफ जाता है और एक मार्ग हमारी भोजन नलिका की तरफ जाता है। तो वायु नलिका वाला जो मार्ग होता है
वहाँ पर जो छिद्र पाया जाता है ग्रसनी के क्षेत्र में, उसे कहा जाता है ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन के समान यहाँ पे संरचना पाई जाती है, उसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब भोजन ग्रसनी से पास हो रहा होता है तो ये तुरंत वायु मार्ग को ऐसे बंद कर देता है, जिससे भोजन जो होता है वायु मार्ग में नहीं जा पाता है और भोजन सीधे अपने भोजन नलिका से होकर के जाता है। तो ग्रसनी वह क्षेत्र होता है जहाँ पर वायु मार्ग और भोजन मार्ग दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इसके बाद अब हमारा भोजन जाता है तीसरा, अब हमारा भोजन जाता है ग्रास नली से। ग्रास नली को इंग्लिश में कहा जाता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, ठीक है। तो जो ओइसोफेगस होता है, ये जो एक लंबी नलिका के समान संरचना होती है ना, ग्रसनी से भोजन जाता है उसे ये है हमारी ग्रास नली। अब भोजन हमारा ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में जाता है। यह ग्रास नली क्या होती है? ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबाई की एक लंबी नलिका होती है। ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबाई की एक ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबाई की एक लंबी नलिका होती है। इस नलिका की जो दीवार होती है, इस नलिका की जो दीवार होती है उसमें ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे श्लेष्मा ग्रंथि कहा जाता है। इस श्लेष्मा ग्रंथि से जो पदार्थ निकलता है ना, उसे श्लेष्मा कहा जाता है। ये श्लेष्मा क्या करता है कि इस ग्रास नली की दीवार को नम और लसदार बना करके रखता है, जिससे भोजन आसानी से अमाशय तक पहुंच सकता है। अर्थात ग्रास नली की दीवार में श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें से श्लेष्मा का स्रावन किया जाता है, जो ग्रास नली की दीवार को नम और लसदार बना करके रखता है, जिससे भोजन आसानी से सरक करके अमाशय में पहुंच जाता है। और इस ग्रास नली की दीवार में ही संकुचन और शिथिलन की गति पाई जाती है। ग्रास नली की दीवार में संकुचन और शिथिलन की गति पाई जाती है। इस संकुचन और शिथिलन की गति को कहा जाता है क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन की गति मतलब पहले ये संकुचित होगी फिर शिथिल होगी, पहले संकुचित होगी फिर फैलेगी। मतलब इससे क्या होता है, भोजन आसानी से ग्रास नली में आगे बढ़ता है। इसके साथ साथ क्या इसमें म्यूकस या श्लेष्मा का स्रावण किया जाता है, जिससे भोजन आसानी से फिसलता है और भोजन आगे बढ़ता है। इसके बाद अब भोजन जाता है ग्रास नली के बाद, अब भोजन पहुंच जाता है अमाशय में। अमाशय क्या होती है, ये देखिए, ये वाली जो संरचना होती है ऑरेंज कलर की संरचना, इसे कहा जाता है अमाशय। ये अमाशय वास्तव में एक जे के आकार की संरचना होती है। अमाशय जो होती है वो जे के आकार की संरचना होती है। इस अमाशय में ग्रंथियां पाई जाती है। इस अमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथियों को कहा जाता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, और इस जठर ग्रंथि से जो रस स्रावित होता है उसे कहा जाता है जठर रस। इस जठर रस में या इन जठर ग्रंथियों के अंदर पाए जाने वाले जो जठर रस होते हैं, इसमें से एंजाइम स्रावित होते हैं, HCl स्रावित होता है और म्यूकस का स्रावण किया जाता है। इस जठर ग्रंथियों में पाए जाने वाले जो रस होते हैं, इस जठर रस में से एंजाइम का स्रावण किया जाता है। इस जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं।
HCl पाया जाता है और साथ में म्यूकस का स्राव भी किया जाता है। अमाशय में म्यूकस का स्राव किया जाता है, HCl का स्राव किया जाता है और एंजाइम का स्राव किया जाता है। अब इस जठर रस में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं, जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम, ये अमाशय है, इसमें जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उन्हें जठर ग्रंथियां, इससे स्रावित होने वाला रस जठर रस। इस जठर रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनके नाम, इसमें पहला होता है एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम वास्तव में प्रोटीन का पाचन करता है। और दूसरा एंजाइम होता है रेनिन। ये रेनिन जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, उनमें दूध का पाचन करने के लिए जो एंजाइम पाया जाता है उसे कहा जाता है रेनिन एंजाइम। अब इसके अलावा इसमें पाया जाता है HCl। HCl को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये HCl जो होता है अमाशय में पाया जाता है। इस HCl का pH 2.5 होता है। तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड मतलब तेजाब, मतलब हमारे पेट के अंदर तेजाब पाया जाता है ना। तो इस तेजाब का क्या कार्य होता है? इस HCl का कार्य होता है, पहला, ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। दूसरा, जो हमारे भोजन के साथ जो हानिकारक सूक्ष्म जीव आते हैं, हानिकारक जो सूक्ष्म जीव आते हैं उनका नाश करता है, जैसे कि कुछ जीवाणु या कीटाणु, है ना, उनको मारने का कार्य करता है। और तीसरा कार्य होता है इसका, भोजन को सड़ने से बचाता है। HCl भोजन को सड़ने से बचाता है। तो एंजाइम जो जठर रस में पाए जाएंगे पेप्सिन और रेनिन, HCl जिसका pH 2.5 होता है, और इसके कार्य। तो इसी HCl की उपस्थिति में ही पेप्सिन और रेनिन एंजाइम जो होते हैं वो क्रियाशील होते हैं, मतलब एंजाइमों को क्रियाशील करने का कार्य करता है। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कुछ निश्चित pH पर ही क्रियाशील होते हैं और बाकी समय ये क्या होते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इनको क्रियाशील करने का कार्य HCl के माध्यम से ही किया जाता है। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। तो पेप्सिन और रेनिन ऐसे एंजाइम हैं जो बहुत ही कम pH पर कार्य करते हैं। तो इसके बाद अगला होता है जो अमाशय में पाया जाता है, वो होता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है कि ये जो अमाशय होती है, इस अमाशय की दीवार, अब इस अगर ये HCl मान लो इस अमाशय की स्किन के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, पूरा अमाशय की जो स्किन होगी या अमाशय की जो त्वचा होगी वो जल सकती है। इसीलिए इस अमाशय को इस HCl से बचाने के लिए यहाँ पर इस पूरे अमाशय के चारों तरफ, है ना, म्यूकस की पतली लेयर पाई जाती है जो इसे HCl के प्रभाव से बचाए रखती है। तो म्यूकस जो होती है वो अमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य करती है। यह अमाशय के चारों तरफ प्रोटेक्शन के रूप में म्यूकस पाया जाता है। अब इसके बाद हमारा भोजन जाता है छोटी आंत में, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। अमाशय के बाद हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है। तो ये यहाँ से ब्लैक कलर की जो संरचना शुरू हो जाती है, ये पूरी इसके पीछे से ये पूरी संरचना, इसे कहा जाता है छोटी आंत। तो भोजन अमाशय के बाद अब छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो इस छोटी आंत के, ये छोटी आंत, ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, इस छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं।
छोटी आंत 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। पहला भाग होता है डियोडिनम, जिसे ग्रहणी कहा जाता है। दूसरा भाग होता है जेजुनम, जिससे मध्यांत्र कहा जाता है। और तीसरा होता है इलियम, जिसे शोषांत्र कहा जाता है। तो डियोडिनम, जेजुनम और इलियम ये छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं डियोडिनम के बारे में, ग्रहणी के बारे में। तो ये वाला जो भाग होता है छोटी आंत का, सबसे पहला भाग जो होता है उसे डियोडिनम कहा जाता है। छोटी आंत का प्रथम भाग डियोडिनम कहलाता है। ये वाला पार्ट, इसे कहा जाता है डियोडिनम। ये डियोडिनम जो होता है सी के आकार का एक चौड़ा भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक की होती है। यह सी के आकार का होता है। इस डियोडिनम में इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। इस डियोडिनम में संयुक्त पित्त वाहिनी आकर के खुलती है। संयुक्त पित्त वाहिनी, या इसे ही कहा जाता है कॉमन बाइल डक्ट। तो संयुक्त पित्त वाहिनी आकर के डियोडिनम में खुलती है। देखिए, ये जो संरचना है इसे कहा जाता है लीवर। ठीक है, पिंक कलर की जो संरचना दिख रही है उसे कहा जाता है लीवर या यकृत। इस लीवर के 2 भाग होते हैं, एक होता है राइट और दूसरा होता है लेफ्ट। तो इस लीवर से जो रस स्रावित होता है उस रस को कहा जाता है पित्त रस। लीवर या यकृत से जो रस निकलता है उसे कहा जाता है पित्त रस। और ये पित्त रस जिस संरचना में जाकर के इकट्ठा होता है उसे कहा जाता है पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। तो ये पित्त रस दोनों लोब से निकल करके इस पित्ताशय में जा करके इकट्ठा होता है। तो ये दोनों नलिकाएं आपस में मिलकर जिस नलिका का निर्माण करती है उसे कहा जाता है संयुक्त पित्त वाहिनी। तो ये वाली पिंक नलिका, इसे कहा जाता है संयुक्त पित्त वाहिनी। इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन बाइल डक्ट, जो लीवर या यकृत से पित्त रस लाती है। और ये जो संरचना देख रहे हैं इसे कहा जाता है अग्नाशय। और इसकी जो नलिका है उसे कहा जाता है अग्नाशयी नलिका। जो तो यकृत की जो नलिका होती है जिसे संयुक्त पित्त वाहिनी कहा जाता है, संयुक्त पित्त वाहिनी आगे आकर के अग्नाशयी नलिका से जुड़ जाती है। और ये दोनों नलिका ही जा करके डियोडिनम के क्षेत्र में, ये देखिए यहाँ पर ओपन होती है। तो डियोडिनम वह स्थान होता है जहाँ पर संयुक्त पित्त वाहिनी आकर के खुलती है। ये संयुक्त पित्त वाहिनी लीवर से पित्त रस, ये यकृत से पित्त रस लाती है। और अग्नाशय से जो रस स्रावित होता है उस रस को कहा जाता है अग्नाशयी रस। अग्नाशय से जो रस स्रावित होता है उसे कहा जाता है अग्नाशयी रस। पैंक्रियाज से जो जूस निकलता है उसे कहा जाता है पैंक्रियाटिक जूस। तो जो लीवर में पाए जाने वाले पित्त रस का क्या कार्य है और अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले अग्नाशयी रस का क्या कार्य है, आइए अब हम देखते हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे लीवर या यकृत के बारे में। लीवर या जो यकृत होता है, इससे निकलने वाला रस हमने देखा पित्त रस कहलाता है। इस पित्त रस में जो लवण पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है पित्त लवण। उन्हें पित्त लवण कहा जाता है। ये पित्त लवण क्या कार्य करते हैं? ये पित्त लवण वसा की बड़ी गोलिकाओं को वसा की छोटी गोलिकाओं के रूप में तोड़ने का कार्य करते हैं। तो वसा की बड़ी गोलिकाओं को वसा की छोटी गोलिकाओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो पित्त रस में पाए जाने वाले पित्त लवण के माध्यम से की जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया। इमल्सीकरण क्या होता है? वसा की बड़ी गोलिकाओं को वसा की छोटी गोलिकाओं में बदलने की प्रक्रिया को इमल्सीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। मतलब देखिए, सबसे पहले हमारे मुख में स्टार्च का पाचन हुआ, हम जब आमाशय में आए तो प्रोटीन का पाचन हुआ, है ना। अब जैसे ही छोटी आंत में आ रहे हैं तो किसका पाचन हो रहा है? वसा का पाचन हो रहा है। ठीक है, तो वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदलने की प्रक्रिया को इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा जो अग्नाशय होता है, लीवर के बाद होता है अग्नाशय। अग्नाशय को बोलते हैं पेंक्रियाज। तो अग्नाशय से जो रस स्रावित होता है उस रस को कहा जाता है अग्नाशयी रस। ये जो अग्नाशयी रस होता है ये क्षारीय रस होता है। इसका जो पीएच मान होता है, इस क्षारीय रस का पीएच मान जो होता है 7.5 से 8.5 होता है। HCl जो आमाशय में स्रावित हुआ था उसका पीएच कितना था? 2.5। कितना अम्लीय था। अब जैसे जैसे भोजन अब आगे आ रहा है तो अब अग्नाशयी रस जो निकलता है वह भोजन के जो माध्यम होता है उस अम्लीय माध्यम को चेंज करके क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है। तो इस अग्नाशयी जो रस होते हैं, इस अग्नाशयी रस में दो चीज़ें पाई जाती है। एक होते हैं एंजाइम और दूसरा होता है हार्मोन। ठीक है, तो इस अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं, पहला एंजाइम होता है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यह एमाइलेज एंजाइम क्या करता है कि स्टार्च को, जो बच्ची कुछ अब स्टार्च होती है ना, उस स्टार्च को ग्लूकोज के रूप में तोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद दूसरा एंजाइम जो होता है वो होता है ट्रिप्सिन। ये हम एंजाइमों के नाम लिख रहे हैं जो अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और इस प्रोटीन को अमीनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। तीसरा होता है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम, यह लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के रूप में तोड़ता है। तो इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए गए अग्नाशयी रस में, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब इसमें जो हार्मोन स्रावित होते हैं अग्नाशयी रस के द्वारा वो होता है, पहला हार्मोन, 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला होता है इंसुलिन और दूसरा हार्मोन होता है ग्लूकेगॉन। ये दोनों हार्मोन क्या कार्य करते हैं? ये दोनों ही हार्मोन जो होते हैं ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। तो इस प्रकार लीवर से आने वाला बाइल जूस और पेंक्रियाज से आने वाला, मतलब अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस, दोनों आ करके
डियोडिनम जो कि छोटी आंत का पहला भाग होता है वहां पर आकर के खुलते हैं। तो छोटी आंत का दूसरा भाग होता है जेजुनम, जिसे मध्यांत्र कहा जाता है। जेजुनम यह छोटी आंत के मध्य का कुंडलित भाग होता है, जो 1.8 से लेकर के 2.4 मीटर तक का क्षेत्र होता है। ये है छोटी आंत का पहला भाग ड्योटिनम। ये वाला जो भाग होगा यहाँ तक ये कहलाएगा जेजुनम। और अब छोटी आंत का तीसरा भाग होता है इलियम। ये वाला जो भाग होगा ये कहलाएगा इलियम। तो इलियम क्या होता है? इलियम जो होता है वो छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है, और ये अंतिम भाग होता है, साथ में ये कुंडलित भाग होता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 2.5 से लेकर के 4.5 मीटर तक होती है। इसमें एक विशेष संरचना पाई जाती है। इस इलियम वाले भाग में उंगली के समान ऐसे प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन प्रवर्धों को कहा जाता है विलाई। विलाई या सूक्ष्मांकुर। ये विलाई क्या करते हैं कि अवशोषण सतह को बढ़ाने का कार्य करते हैं। मान लो कि आपके पास एक इतनी लंबी रस्सी है और एक ये वाली रस्सी है, तो इसमें से किसकी लंबाई ज़्यादा होगी? अगर हम इसको खींच के बड़ा कर दें तो इस रस्सी की लंबाई ज़्यादा होगी। मतलब उंगली के समान जो प्रवर्ध होते हैं, उंगली नुमा प्रवर्ध, जिन्हें विलाई कहा जाता है, जो इलियम में पाए जाते हैं, जो इनकी अवशोषण सतह को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो हमने देखा छोटी आंत के तीन भाग, पहला डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। तो डियोडिनम में आकर के संयुक्त पित्त वाहिनी जुड़ती है, जहाँ पे अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय से पित्त रस और अग्नाशयी रस आता है। फिर उसके बाद जो जेजुनम होता है, तीसरा भाग होता है इलियम। तो अब भोजन आता है हमारा बड़ी आंत में। बड़ी आंत, इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। ये लगभग 1.5 मीटर लंबाई की नलिका होती है। इस ये देखिए, ये छोटी आंत यहाँ ब्लैक कलर की यहाँ खत्म हो गई। अब यहाँ से जो स्ट्रक्चर शुरू होता है उसे कहा जाता है बड़ी आंत। अब भोजन छोटी आंत के बाद आता है बड़ी आंत में। तो इस बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सिकम, दूसरा भाग होता है कोलन, और तीसरा भाग होता है रेक्टम। तो सिकम जो होता है, ये देखिए, ये छोटी आंत का बड़ी आंत का जो पहला प्रथम भाग होता है, जो थैली के समान संरचना के रूप में होता है, लगभग ये यहाँ तक की ये जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है सिकम। तो ये बड़ी आंत का भाग पहला ये हो जाता है सिकम। सिकम जो होता है वो एक थैली के समान संरचना के रूप में होता है। इसी भाग में एक उंगली के समान यहाँ पे संरचना पाई जाती है। इसी सिकम में उंगली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे कहा जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो सिकम अब
जो भोजन होता है बड़ी आंत के पहले भाग सीकम में आता है, ठीक है। सीकम के बाद ये जो एक लंबी नलिका के समान संरचना दिख रही है उसे कहा जाता है कोलन। तो ये कोलन जो होता है वास्तव में बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग होता है कोलन। सबसे लंबा भाग बड़ी आंत का वो होता है कोलन। इस कोलन वाले क्षेत्र में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, यहाँ पे एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, जबकि इस कोलन वाले स्थान में कुछ जीव पाए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है सहजीवी जीवाणु। ये सहजीवी जीवाणु क्या करते हैं? सहजीवी जीवाणु जो होते हैं अपचित जो भोजन होता है उसको खाते हैं और इन्हीं सहजीवी जीवाणुओं के द्वारा यहाँ पर विटामिन के और B12 इसका संश्लेषण इन सहजीवी जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कोलन के क्षेत्र में जल का अवशोषण किया जाता है। अब जो बचा कुचा हुआ पानी रहता है उसका भी यहाँ पे अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद ये वाला भाग हो गया, ये जो पूरा भाग है इसे कहा जाता है कोलन। ये हो गया कोलन, ये भी कोलन, और ये यहाँ तक का जो पूरा पार्ट होता है वो पूरा कोलन कहलाता है। अब ये जो अंतिम भाग होता है ये वाला उसे कहा जाता है रेक्टम। तो रेक्टम जो होता है वो लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है ना, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। यहाँ पर अनपचा जो भोजन होता है वो यहाँ पर अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है रेक्टम में, ठीक है। उसके बाद अब 8वां होता है एनस। इस अनपचे हुए जो स्टोर्ड भोजन होता है उसे इस एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत में एक छोटा सा आप ये देख लीजिए। देखिए जो छोटी आंत होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और ये होती है बड़ी आंत, है ना। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 4.5 से 7 मीटर तक होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। तो अगर हम नाम के अकॉर्डिंग देखें तो बड़ी आंत की लंबाई ये होनी चाहिए, छोटी आंत की लंबाई ये होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो छोटी आंत होती है उसे छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि छोटी आंत का जो व्यास होता है, ये जो नलिका जाती है इसका जो व्यास होता है वो बड़ी आंत की नलिका के व्यास की तुलना में छोटा होता है। इसीलिए इसे छोटी आंत कहा जाता है और बड़ी आंत को बड़ी आंत कहा जाता है। ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र।